होगा निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन किसका है, तो यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर 2017 शिफ्ट 3 का है। ओके, इसका ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन होगा मैग्नेटिक टेप, दूसरा होगा मॉडेम, तीसरा होगा फ्लैश ड्राइव, चौथा होगा हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया है ना, आंसर तो हम बताएंगे आपको, लेकिन चारों ऑप्शन को डिफाइन भी करेंगे। चारों का मतलब क्या होगा, तो एक आपको क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि जितना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्वेश्चन बनेगा आपसे, अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाए तो ये चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, पहला देखिए, पहला क्या बोला कि मैग्नेटिक टेप, बोला कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बोला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टोरेज डिवाइस नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है मैग्नेटिक टेप, दूसरा दिया है मॉडेम, तीसरा दिया है फ्लैश ड्राइव, चौथा दिया है हार्ड डिस्क। यहाँ पे देखिएगा मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक टेप आपका स्टोरेज डिवाइस ही है, स्टोरेज डिवाइस ही है। अगर स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये मैग्नेटिक टेप जो होता था पहले ज़माने में आप लोग कैसेट देखे थे जिसमें रील होता था, उस रील में दोनों तरफ जो होता था, मतलब जो एक पट्टी मैग्नेटिक ऑक्साइड का पट्टी होता था उस पर लेप चढ़ा होता था, उस पर स्टोरेज डेटा को स्टोर किया जाता था। तो मैग्नेटिक टेप भी आपका स्टोरेज डिवाइस ही है। अगला देखिए मॉडेम क्या होता है, मॉडेम आपका होता है इंटरनेट संचालक होता है, यानी ये इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का ये क्या करता है कि इंटरनेट पर टेलीफोन लाइन के द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ता है। टेलीफोन लाइन के द्वारा, क्वेश्चन पूछता है कि टेलीफोन लाइन के द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कौन जोड़ता है, तो मॉडेम जोड़ता है। पूरा नाम भी बता दिया आपको। अब ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है क्योंकि ये इसका काम है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना। ओके, पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। फ्लैश ड्राइव जिसको थंब ड्राइव भी कहते हैं, है ना, जो यूएसबी आधारित होता है जिस पर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, और यह सभी कंप्यूटर द्वारा सपोर्टेबल, मतलब सपोर्ट करने लायक होता है। ये किसी भी एक, जैसे थंब ड्राइव होता है ना, थंब ड्राइव में क्या करते हैं, डेटा एक कंप्यूटर से लेते हैं दूसरे कंप्यूटर में जाकर ट्रांसफ़र कर देते हैं। हार्ड डिस्क तो सभी कंप्यूटर में आप लोग परिचित हैं। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क सभी कंप्यूटर सिस्टम में होता है। हार्ड डिस्क किसी डेटा को स्टोर करने का एक विश्वसनीय माध्यम होता है ना, और इसमें डेटा को लंबे से लंबे समय तक रखा जा सकता है। आधुनिक हार्ड डिस्कों की क्षमता लगभग 1 TB तक आ रही है ना, यानी 1024 GB तक। ओके, तो ये आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और हाँ, आपको 1 घंटे तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप इस वीडियो को 1 घंटे तक देख लेते हैं, अगर देखने की क्षमता है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग 2 से 3 मिनट का समय लेने वाले हैं। ओके, अब इसको हम अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। और यहाँ पे आंसर क्या है कि मॉडेम। आंसर क्या होगा, मॉडेम। आप देख सकते हैं स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्या है, मॉडेम नहीं है। आंसर क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, एक कंप्यूटर के फाइल फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। ओके, एक कंप्यूटर के फाइल फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी दिखा रहे हैं किसमें पूछा गया था। ये यूपी पुलिस एसआई का ही क्वेश्चन है, 2017 शिफ्ट 3 का ही क्वेश्चन है। ओके, पहला पूछा है, पहला ऑप्शन दे रहा है आइकन, दूसरा दे रहा है शॉर्टकट, तीसरा दे रहा है टूल बार, अगला दे रहा है टास्क बार। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा आंसर राइट होगा। देखिए, एक कंप्यूटर के फाइल फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है, तो आइकन कहा जाता है। जो एक ग्राफिकल आइकन होता है, ग्राफिकल चित्र होता है, जिसके द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर का चित्रात्मक निरूपण किया जाता है। वह किसी भी डेटा जो उसमें डेटा स्टोर रहता है उसका प्रतिनिधित्व ग्राफिक्स रूप से करता है, चित्रात्मक रूप से करता है। शॉर्टकट किसी एप्लीकेशन को बना दिया जाता है, मतलब अगर मान लीजिए आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट को शॉर्टकट बना दिया जाए, तो शॉर्टकट बना दिया जाए तो इसका 2 एप्लीकेशन का बन जाएगा। मतलब आप एक डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, एक मान लीजिए किसी डिस्क में रखे हैं तो शॉर्टकट बना सकते हैं। टूल बार में क्या होता है कि टूल बार में बहुत सारे टूल्स का समूह होता है जिसको टूल बार बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नोटपैड की बात करें, फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव एज रहता है टूल बार। टास्क बार क्या होता है, तो टास्क बार में आपका ये शो करता है। ओके, टास्क बार में ये शो करता है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम वर्तमान समय में कौन सा एप्लीकेशन एक्टिव है, कौन सा नहीं एक्टिव है। ओके, वर्तमान समय में क्या कार्य हो रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं।
और टास्क बार आप जान भी सकते हैं कहाँ होता है, सबसे नीचे होता है। कहाँ? तो काली पट्टी सबसे नीचे जो दिया रहता है टास्क बार होता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आइकन। आइकन राइट आंसर इसका ए वाला होगा, आइकन। ओके, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, अगला तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी की माप की इकाई है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम होती है। अब यहाँ पे बोला है कि मेमोरी की माप की इकाई है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम होती है। तो अधिकतम तो होती है, ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शन देगा उसमें से आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन होगा पहला पेटाबाइट, दूसरा होगा गीगाबाइट यानी जीबी, टेराबाइट टीबी, अगला होगा मेगाबाइट। अब इसमें से आपको बताना है कौन किसका मान अधिक होता है, पीबी का, पेटाबाइट का, गीगाबाइट का, टेराबाइट का, मेगाबाइट का। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे नोट्स देना चाहते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा मेमोरी की माप की इकाई ही है। देखिएगा पहला क्या है, पहला 1 बीट बराबर, ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसमें से जितना क्वेश्चन बनाए सब आप कर लेंगे। 1 बीट बराबर 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है। 1 बीट किसे कहते हैं? तो 0 या 1 बाइनरी डिजिट लिख दीजिए, उसको 1 बीट बोलते हैं। बाइनरी मतलब द्विआधारी संख्या, जिसको कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर समझता है। 0 और 1, 0 मतलब ऑफ होता है, 1 मतलब ऑन होता है। कंप्यूटर का जो ट्रांजिस्टर होता है, 0 मतलब ऑफ समझता है, 1 मतलब ऑन समझता है। 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। जीबी, गीगाबाइट, पूरा नाम ध्यान रखिएगा। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट होता है। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेट्टाबाइट होता है। 1024 जेट्टाबाइट बराबर 1 योट्टाबाइट होता है। 1024 योट्टाबाइट बराबर 1 ब्रोट्टोबाइट होता है। 1024 ब्रोट्टोबाइट बराबर 0 बाइट होता है। मतलब ये सबसे कम, मतलब आप देख सकते हैं ऊपर बीट, सबसे जो बीट होता है उस मेमोरी की माप की इकाई की सबसे छोटी मान है, और जो 0 बाइट है सबसे अधिकतम मान है। अब इसमें से आपको देखना है कि पेट्टाबाइट कहाँ पे है, गीगाबाइट कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्टाबाइट तो यहाँ पे दिया है, गीगाबाइट कहाँ दिया? तो गीगाबाइट यहाँ पे दिया है ना। और ये आपका क्या है? ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, ऊपर से नीचे जो चल रहा है बढ़ता हुआ क्रम है। ओके, पेटाबाइट यहाँ पे दिया है, गीगाबाइट यहाँ पे दिया है, टेराबाइट कहाँ पे दिया है? तो टेराबाइट यहाँ पे दिया है। मेगाबाइट कहाँ दिया? तो ऊपर दिया है। आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे पेटाबाइट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पेटाबाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, पेटाबाइट। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का कंप्यूटर पर जानकारी, है ना। अब कंप्यूटर पर जानकारी आप खाली स्थान भरना था आपको, के रूप में स्टोर की जाती है। इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011 क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसको ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन एनालॉग में, दूसरा है डिजिटल डाटा, तीसरा है मोडेम डाटा, चौथा है वाट्स डाटा। देखिए एनालॉग डाटा तो होगा नहीं, क्योंकि कभी अधिकतम मान कभी न्यूनतम मान एनालॉग डाटा का पहचान है। हमको एनालॉग डाटा में तो कंप्यूटर की जानकारी स्टोर होगा नहीं। डिजिटल डाटा में स्टोर होता है, क्यों? डिजिटल मतलब 0 और 1, कंप्यूटर डिजिटल डाटा ही समझता है और स्टोर करता है। 0 और 1 बाइनरी, जो बाइनरी मान होता है, इस बाइनरी मान में ही डेटा को स्टोर करता है। तो डिजिटल डाटा इसका राइट आंसर होगा चौथा का बी। मॉडेम डाटा भी नहीं होगा, क्योंकि मॉडेम डाटा क्या होता है आपको हम पहले बता चुके हैं। मॉडेम क्या होता है, बार बार उसको रिपीट हम नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। वाट्स डाटा क्या होता है? वाट्स डाटा में कुछ नहीं, वाट्स डाटा ये बिजली जो होता है, बिजली का मान बता रहे हैं हम। वाट्स डाटा कुछ से, वाट्स से मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिजिटल डाटा, बी वाला। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। अभी हमने SSC 10+2 CHSL 2017 को ही लिखा है ना। ये बहुत एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और इस समय तो सभी एग्जाम में 3 से 4-5 क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है कंप्यूटर से। तो ये वीडियो सभी के लिए यूज़फुल होगा। जो भी साथी आपका ये कंपटीशन एग्जाम या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या कुछ भी हो, तो उसके साथ शेयर अवश्य करिएगा। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास है, प्रोसेस्ड जो डेटा को क्या कहा जाता है। डेटा, तो डेटा को तो होगा नहीं। अगला देखते हैं जानकारी, तीसरा है ज्ञान, चौथा है विश्लेषण। तो यहाँ पे देखिए डेटा क्या होता है। डेटा अब बताना हम चाहेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि
अव्यवस्थित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। अव्यवस्थित आंकड़ा है तो प्रोसेस्ड कहाँ हुआ? प्रोसेस्ड डेटा होगा जानकारी। जानकारी, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जानकारी, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्योंकि डेटा को जो प्रोसेस्ड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 5 क्लासरूम में इतने इतने छात्र हैं, 5 क्लासरूम में 5-5 छात्र हैं, ये तो हमको यार डेटा दिया गया। अब हम उसको जोड़ेगा कंप्यूटर, 5-5-5 15, जानकारी हुआ कि 15 कुल मिला के छात्र हैं, तो ये जानकारी हुआ। तो इसीलिए प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जानकारी कहते हैं। ज्ञान, नॉलेज होगा नहीं, विश्लेषण मतलब एनालिसिस होता है, तो ये तार्किक होता है विश्लेषण, है ना। कंप्यूटर आपको प्रोसेस जो डेटा देगा उसका नाम मतलब जानकारी ही होता है। अब विश्लेषण करके जानकारी देगा, एनालिसिस करके ही जानकारी देगा। तो इसका राइट आंसर इसीलिए क्या होगा? बी वाला होगा। प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी कहते हैं। ओके, बी वाला राइट आंसर होगा, जानकारी कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? आरआरबी चेन्नई, टीसी, सीसी एग्जाम 2001-2002 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखते हैं। हार्डवेयर, ओके, सॉफ्टवेयर, चिप्स। अगला होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सभी मशीनरी बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या बोलते हैं? मशीनरी उपकरण को, मशीनरी उपकरण मतलब सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, यूपीएस हो गया, ये सब मशीनरी उपकरण है। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर क्यों बोलते हैं? हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भौतिक भाग जिससे यूजर देख सकता है, स्पर्श कर सकता है ना, जिस पे कार्य कर सकता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कि प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। सॉफ्टवेयर को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? तो पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ओके, अब इसके बारे में अगर बताएं तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। इतना समझिएगा, सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला चलते हैं। चिप्स बोल रहा है, तो चिप्स मतलब क्या होता है? चिप्स का कहने का अर्थ क्या है? चलिए, अगला बोला है चिप्स। चिप्स बोला है तो चिप्स मतलब क्या? तो चिप्स जो आप लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, चिप्स, वही चिप्स बोल रहा है। तो चिप्स थोड़ी यहाँ पे नहीं बोल सकते ना। मशीनरी तथा उपकरण को सभी को मिला के हम हार्डवेयर बोल देते हैं। चिप्स भी आपका हार्डवेयर है। यहाँ पे क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत फंसाता है यहाँ पे। चिप्स, तो चिप्स भी हार्डवेयर है, लेकिन हार्डवेयर तो नाम सभी को मिला के बोला गया है ना। सभी बोला है, सभी मशीनरी उपकरण, एक का तो नाम नहीं बोला है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पे सभी है ना। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लेकिन मशीनरी तथा उपकरण को सभी को क्या बोला जाता है? सम्मिलित रूप से तो हार्डवेयर बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हार्डवेयर। राइट आंसर हार्डवेयर। ओके, इसका राइट आंसर ए होगा, हार्डवेयर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? यहाँ पे देखिएगा क्या बोला, हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और सॉफ्टवेयर नहीं बोला है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं। ये IBPS 2011 क्वेश्चन है। एक्सेल, दूसरा प्रिंटर ड्राइवर, सी वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट। अगला दे रहा है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे देखिए एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर ही है। क्या है कि एक वर्कशीट प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, कोई भी गणितीय कार्य है ना, एक वर्कशीट पे हम लोग करते हैं। ओके, प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है? ये तो प्रिंटर को चलाने के लिए, यानी प्रिंटर को हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जोड़कर एक समझाने वाली युक्ति होती है कि आपको ऐसे कार्य करना है ना। प्रिंटर को चलाने वाला एक ड्राइवर युक्ति है, प्रिंटर ड्राइवर। ये तो एक प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये सॉफ्टवेयर ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा कैसे कार्य करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही निर्धारित करता है। और सबसे पहले जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से ही सामना होता है। मतलब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम रूबरू होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है, कैसे बंद करना है, कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को नियंत्रित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है। पावर पॉइंट तो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। और हाँ, ये पावर पॉइंट से हमने वीडियो बनाया है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। अगर पावर पॉइंट आपको डिटेल में सीखना है, अभी तो एजुकेशनल पर्पज से है तो उतना इसमें एनिमेशन नहीं लगाया गया है। अगर पूरा डिटेल में सीखना चाहते हैं, बिगिनर टू एडवांस, तो इस चैनल पे बने रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि हमें पावर पॉइंट भी सीखना है, तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अगला है कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट आपका क्या है? हार्डवेयर ही है। कंट्रोल यूनिट में क्या आ जाता है?
तो कंट्रोल यूनिट में ALU रजिस्टर को सम्मिलित कर दिया जाता है। ओके, ALU मतलब कंट्रोल यूनिट ALU और रजिस्टर का सम्मिलित रूप CPU बोला जाता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम यानी CPU का ही एक भाग होता है, और CPU का एक भाग होता है ये हार्डवेयर होता है कंट्रोल यूनिट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ओके, ई ऑप्शन, सातवां का ई वाला ऑप्शन होगा कौन सा? कंट्रोल यूनिट, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है। निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है। अब ऑप्शन दिया जाएगा तब तो निम्न में से समझ में आएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है। RRB जम्मू असम एग्जाम 2005 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर पहला कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा कि दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होता है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि प्रोग्रामिंग भाषा होती है। निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है। यहाँ पे क्या बोला है? हार्डवेयर में वास्तविक रूप से, है ना, वास्तविक रूप से, रियल रूप में होती है। हार्डवेयर बोला है तो सीधी सीधी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नहीं, प्रोग्रामिंग भाषा होगा नहीं, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर का भाग है। तो ऑप्शन ये मिला लीजिएगा, और ये दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। इस पे काटा मारिए, खत्म, क्योंकि ये हो नहीं सकता। अब कंट्रोल यूनिट होगा कि दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कंट्रोल यूनिट तो हार्डवेयर है ना। अब बोला है कि वास्तविक रूप से होती है। अब यहाँ पे वास्तविक रूप बोला है, हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है, तो कंट्रोल यूनिट तो आपका हार्डवेयर ही है। और जो दोनों मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी मतलब मेन मेमोरी दो प्रकार की, रैम और रोम, जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, रैम और रोम। रैम और रोम का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। कौन अस्थायी होती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी होती है, रोम आपका अस्थायी होती है। क्लियर है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर होगा। दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 8वां का। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा कि वह लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। यहाँ पे क्या बोला है? वह लिखित प्रोग्राम, वह लिखित प्रोग्राम या निर्देश, है ना, जिसके कारण, लिखित प्रोग्राम समझिएगा, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से, जैसा उस प्रोग्राम लिखा गया है और यूजर जैसे चलाना चाहता है वैसे वो कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन का आने का मतलब यही है कि वह लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो यहाँ पे कहलाता क्या है, आगे देखते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर पहला होगा, यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला होगा कोड्स, ओके। दूसरा क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर। अगला है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और जिसका आंसर पता है ना, लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए। आप लोग लाइव चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए। पहला बड़ा है कोड्स। तो ये कोडिंग भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है, कोई सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, तो कोड्स तो होगा नहीं इसका। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है, और ये बोला है क्या कि लिखित प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। लिखित प्रोग्राम और प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। वह लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। आगे इसका आंसर देखिए क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि बहुत सारे लिखित प्रोग्रामों का समूह होता है ना, जिससे यह प्रोग्रामों में निर्देश दिया गया होता है कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा, यूजर उसको कैसे चलाएगा। ओके, तो ये लिखित प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह होता है, जैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उत्तराखंड UDA LDA का क्वेश्चन है 2007 का। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त जो प्रोग्राम होते हैं को क्या कहते हैं? यही जो अगला क्वेश्चन था ना, आगे वाला जो अभी क्वेश्चन 9 नंबर था, उसी क्वेश्चन का कुछ परिवर्तित रूप दे दिया गया है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, है ना, सॉरी, झारखंड फॉरेस्ट गार्ड का है 2015 का। तो किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला आपका होगा सॉफ्टवेयर, दूसरा होगा CPU, तीसरा होगा हार्डवेयर, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम आपको बताना, एक एक ऑप्शन जो दिया उसके बारे में डिफाइन करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों तथा निर्देशों का समूह होता है। ओके, निर्देशों का समूह होता है जो यह निर्धारित करता है कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा।
ओके, सीपीयू क्या होता है? इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन यानी दिमाग या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ओके, यह कंप्यूटर का सभी गणितीय, है ना, गणितीय कार्य करता है, लॉजिकल कार्य, तार्किक कार्य सभी करता है, और सभी जो निर्देश दिया जाता है उसको क्रमिक रूप से पालन करता है। सीपीयू का कार्य होता है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बता चुके हैं कि सभी जो कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको कोई यूजर स्पर्श कर सकता है, जिसके द्वारा कार्य कर सकता है। अब आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं खुद ही कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हाँ, सॉफ्टवेयर ही होगा। राइट आंसर सॉफ्टवेयर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, सॉफ्टवेयर ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, सॉफ्टवेयर। क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन होगा हम लोग का कि निम्न में से सीपीयू के घटक है। सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं? तो देखते हैं ऑप्शन कौन से भाई। यूबीपीसीएल, एआरओ 2018 क्वेश्चन है, यूबीपीसीएल का है। तो 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सीपीयू के घटक है। पहला ऑप्शन है आपका रैम और रोम। रैम और रोम ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी ऑप्शन को देखने के बाद ही आंसर दिया जा सकता है। एएलयू और मेमोरी, एएलयू और रजिस्टर। अगला दे रहा है डी वाला, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ओके, इसको के ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और देखिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इसका देखिए, पहला जो ए ऑप्शन दिया है, ए वाला रैम और रोम, सबके बारे में हम डिफाइन करेंगे। आप आंसर इसका खुद ही बता देंगे। चलिए पहला रैम और रोम क्या होता है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है, जिसमें क्या होता है कि वर्तमान समय में चल रहे प्रोग्राम के डेटा या निर्देश स्टोर रहते हैं, और जैसा ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर दी जाती है, वो डेटा समाप्त हो जाता है रैम का। ठीक है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है कि यह एक स्थायी मेमोरी होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि इसमें रखा डेटा या सूचना कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने के बाद समाप्त नहीं होता है। ओके, अब ये तो हो गया पहला ऑप्शन का। अब देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिया है, एएलयू और मेमोरी क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? सीपीयू के सभी गणितीय और लॉजिक, इसके नाम से देखिएगा, अरिथमेटिक मतलब अंगणितीय, लॉजिक मतलब तार्किक, ये अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्य करता है सीपीयू का। ये निर्धारित करता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। एएलयू निर्धारित करता है। मेमोरी क्या होता है कि मेमोरी जो होता है कि कंप्यूटर का एक स्टोरेज डिवाइस होता है ना। मेमोरी सीपीयू में क्या करता है कि यह एक उसका इस मेमोरी याददाश्त का काम करता है, यानी सभी डेटा को स्टोर करके रखता है। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी के ये दोनों भाग हैं, रैम और रोम। द्वितीयक मेमोरी में कौन आ जाएगा? तो हार्डवेयर और द्वितीयक मेमोरी में आ जाएगा आपका कौन सा? तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी इत्यादि सभी आपका द्वितीयक मेमोरी के भाग हैं। ओके, एएलयू बता दिए। इसमें रजिस्टर क्या होता है? एएलयू में ही रजिस्टर होता है। क्या होता है कि छोटे छोटे बाइटों का समूह होता है जो सभी डेटा को स्टोर करके रखा रहता है, रजिस्टर। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला बोला है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू तो बता चुके हैं, सभी गणितीय परफॉर्म करता है सीपीयू का। कंट्रोल यूनिट जो होता है आपका ना, कंट्रोल यूनिट और एएलयू क्या है कि सीपीयू के घटक होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। कौन सा भाग सही कार्य कर रहा है, कौन सा भाग सही कार्य नहीं कर रहा है, ये कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी होती है, ये देखता है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? तो डी वाला होगा, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। एएलयू और कंट्रोल यूनिट राइट आंसर होगा। क्लियर इतना? ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सीपीयू किसमें प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से सीपीयू किसमें प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो निम्न में से, तो निम्न यहाँ पे अगर लगा दिया तो ऑप्शन तो देखना पड़ेगा, है ना। निम्न अगर यहाँ पे लगा दिया तो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन ही देख लेते हैं। और ये किसका है? तो आरआरबी भुवनेश्वर लोको पायलट 2012 का क्वेश्चन है। ओके, आगे देखते हैं। पहला क्या है? असेंबली। दूसरा है सांकेतिक भाषा। तीसरा है कूट भाषा। और डी वाला है द्विआधारी भाषा। अब यहाँ पे देखिएगा, सीपीयू सीधा सीधा उस भाषा के प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। मतलब अगर आप हिंदी जानते हैं तो कोई हिंदी बोलेगा तो सीधा आप समझ जाएंगे। इंग्लिश नहीं जानते हैं आप
तो आपको बीच में कोई मीडिएटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर लेना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश समझा दे। ओके ना। तो सीपीयू का है, सीपीयू जो होता है कौन सी भाषा को डायरेक्ट समझ लेता है, डायरेक्ट उस भाषा में लिखे प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो वो आपका, आप यहाँ पे बता सकते हैं, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको पहले। द्विआधारी भाषा होता है बाइनरी लैंग्वेज। द्विआधारी भाषा जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, बशर्ते ये पहला ऑप्शन जो दिया है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा जो होता है ना, ये असेंबली भाषा को कंप्यूटर के सीपीयू जो होता है समझता है, यानी समझने के लिए असेंबलर नामक भाषा लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। असेंबली भाषा को कन्वर्ट करने के लिए किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, तो असेंबलर की। ये ठीक है, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। ओके, तो ये सीधा सीधा तो समझेगा नहीं, क्योंकि इसमें बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगा दिया गया है। तो कैसे समझेगा। बी वाला है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब ये साइन लैंग्वेज, कंप्यूटर से कोई मतलब है नहीं, संकेत की वजह से। मान लीजिए ट्रैफिक में जाएं आप, ट्रैफिक देखते हैं कि संकेत में समझाता है कि आगे रोड खराब है, आगे रोड पतला है, या आगे पुल है, ऐसे सब संकेत भाषा में समझाता है। कूट भाषा, कोडिंग भाषा। कोडिंग भाषा आपका सीपीयू समझेगा ही नहीं, सीधा डायरेक्ट समझेगा नहीं कोडिंग, है ना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में आप जानते होंगे। कूट भाषा सीपीयू समझ नहीं पाएगा, डायरेक्ट किसको समझेगा, द्विआधारी भाषा को, बाइनरी भाषा, जिसको 0 और 1 से डिनोट करते हैं। 0 और 1, सिर्फ दो ही संख्या होती है इसमें। 0 और कौन सा, 0 और 1 दो ही संख्या इसमें होती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। अभी पहले हम बता चुके हैं मस्तिष्क, आप लोग ये बता सकते हैं। तो लीजिए ऑप्शन है आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट, फर्स्ट का क्वेश्चन था 2016 का। अब इसका देखिए पहला है सॉफ्टवेयर। मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क किसे कहते हैं, दिमाग, ब्रेन किसे कहते हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, हार्डवेयर, सीपीयू कि मॉनिटर। ओके, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कोई बता सकता है। आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, लिखते रहिए आप लोग। सीपीयू इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सीपीयू तो हो जाएगा। सॉफ्टवेयर बता चुके हैं, हार्डवेयर बता चुके हैं, मॉनिटर को बता दे रहे हैं। मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि सीपीयू द्वारा प्राप्त परिणाम या जानकारी को यूजर तक पहुंचाना, यूजर को प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो मॉनिटर क्या करता है, सीपीयू जो परिणाम देता है उसको यूजर को दिखाता है, आउटपुट देता है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 14 वाला है कि कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है। मतलब कोई भी प्रोग्राम या कोई भी टास्क जो दिया जाता है, कोई भी कार्य दिया जाता है, उसको जो कर देता है तो उसको किस में मापते हैं, क्योंकि जब हम एंटर दबाते हैं तुरंत ही वो कार्य करता है, तो इसको हम घंटा और सेकंड में नहीं माप सकते, है ना। चलिए अब क्या होता है, इसको किस में मापा जाता है। जैसा होता है ना कि दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, मीटर को व्यक्त कर देते हैं। चाल को व्यक्त करने के लिए किलोमीटर पर आवर हम बताते हैं कि किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, ये इसका चाल ये है। तो उसी तरह कंप्यूटर जो संपादन करता है, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन को संपादित करता है, उस क्षमता को मापने की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास है MIPS, पूरा नाम होता है मेगा। मेगा मतलब 10 पे 6 होता है, मेगा मतलब 10 पे 6 होता है। चलिए मेगा या मिलियन मतलब 10 की पावर 6 होता है। मेगा हम क्या कह सकते हैं, 10 की पावर 6 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मेगा या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कहीं मेगा देगा कहीं मिलियन देगा। अगर मेगा भी दिया तो सही है, मिलियन भी दिया तो सही है। इसका पूरा नाम क्या होगा, मिलियन या मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन आपका है सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं कि वाट में मापते हैं। अब वाट में मापते हैं कि MIS में मापते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गायब कर दिया, पहला जो ऑप्शन था MIS, P को गायब कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो संपादन क्षमता होता है सीपीयू का, हम मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कह सकते हैं। तो मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं, यानी 10 की पावर 6 जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाए, निर्देश दिया जाए, उसको 1 सेकंड में पूरा कर सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको 10 की पावर 6 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन इसको दिया जाए तो 1 सेकंड में पूरा कर सकता है। ठीक है, सेकंड होगा नहीं, वाट समझ रहे हैं आप लोग। अब MIS इसमें क्या हुआ कि पर जो गायब कर दिया ना, P यहाँ पे देख सकते हैं, पर अगर यहाँ पे देता तो ये राइट आंसर हो जाता है इसका। तो इसीलिए ये वाला आंसर तो होगा नहीं इसका। इसका राइट आंसर होगा MIPS, मिलियन, है ना। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड या मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। RRB चंडीगढ़ स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है 2008 का। आगे बढ़ते हैं, 15 वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपका होगा, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग नहीं है बताना यूपीसीएल। ये किसका क्वेश्चन है? तो यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट 2018 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, कंट्रोल यूनिट। दूसरा होगा एलयू की मेमोरी यूनिट की इनपुट यूनिट। आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे सबके बारे में तो हम बता ही दिए हैं, मेमोरी यूनिट, इनपुट, हाँ ये इनपुट बताना आपको। ऊपर वाले जानते हैं ये इनपुट यूनिट क्या होता है कि जिस यूनिट के द्वारा या जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि बोला है कि निम्न में से सीपीयू का भाग नहीं है पूछा है, तो कंट्रोल यूनिट भी होता है, एएलयू भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है। अगला कौन बचा? तो इनपुट यूनिट, क्योंकि ये तो बाहर होता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये क्या है? ये तो सीपीयू से बाहर है ना, तो ये सीपीयू का भाग नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा इनपुट यूनिट। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये तो था हम लोग का मिसलेनियस क्वेश्चन। अब हम लोग का सिर्फ एक टॉपिक पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि RAS RTS 2004 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिया गया है, इनपुट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हम इसका आंसर बताना चाहेंगे, और इसका आंसर क्या है कि आंसर तो होगा इसका कंप्यूटर। लेकिन जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इस चारों ऑप्शन को आपको डिफाइन किया जाएगा। पहला जो देखिए आंसर तो इसका ठीक है सी, कंप्यूटर, लेकिन पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे इनपुट। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, पहला हम लोग का है इनपुट। और इनपुट क्या होता है? तो इनपुट कंप्यूटर में समझिएगा कि इनपुट वह होता है जो यूजर क्या करता है कि कंप्यूटर को देता है, यानी कंप्यूटर में हम लोग भेजते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इतना समझिएगा कि यूजर द्वारा दिए गए डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। तो डेटा को, दिए गए डेटा को इनपुट कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सीधे सीधे समझिएगा कि नियमों का समूह होता है ना, यानी सेट ऑफ रूल होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को चलाया जाता है। और सॉफ्टवेयर एक फिजिकल रूप नहीं होता है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल उस पर कार्य कर सकते हैं। तो यह नियमों का समूह होता है सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा यूजर कार्य करते हैं। अगला कंप्यूटर को हम बता ही दिए, ऊपर डेफिनेशन आपका दिया है, कंप्यूटर इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर आपका कंप्यूटर है। आगे हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर का वह भौतिक भाग, कंप्यूटर सिस्टम का वह भौतिक भाग जिसको हम हाथों के द्वारा स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू जो है आपका, मॉनिटर है, ये सब आपका हार्डवेयर है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी करेंगे तो पूरा आप सीख नहीं पाएंगे। और यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन ये जो चार ऑप्शन आपको डिफाइन किया जा रहा है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, और ये पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का क्वेश्चन है, क्लर्क वाला 2011 का। ओके, दूसरा है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, या तो डैश डैश है आपका, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे आप। ओके, तो आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, पहला ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर या सीपीयू, दूसरा है एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा है सी वाला इनपुट या आउटपुट डिवाइस, चौथा है डी वाला हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हम बता सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। लेकिन ये आपका चार ऑप्शन दिया गया है, तीन ऑप्शन को हम तो डिफाइन करेंगे ही करेंगे। आपको देखिएगा पहला दिया है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर तो हम आपको बता चुके हैं कि नियमों का समूह होता है जिस पर यूजर कोई भी कार्य अपना करता है। सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर।
ठीक है। और यहाँ पे CPU जो होता है इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल, C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो CPU कहते हैं। ओके, इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी कार्य कौन निष्पादित करता है, तो CPU करता है। क्लियर है। अब देखिए दूसरा है कि एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये हम बता दिए कि सॉफ्टवेयर का ये दोनों भाग है, सॉफ्टवेयर के दोनों भाग हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है यूजर अपने खुद के लिए प्रयोग करता है, यानी अपने दैनिक कार्य की पूर्ति के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूजर प्रयोग करता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिएगा क्या होता है कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। जैसे इंटरप्रेटर आपका क्या है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सब बातें याद रखिएगा, किसी न क्वेश्चन में जरूर आएगा। ओके ना, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। जैसे लाइनक्स की बात करें, विंडोज की बात करें, ये सबका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनपुट या आउटपुट, तो इनपुट तो बता चुके हैं, आउटपुट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आउटपुट क्या है कि देखिए कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचना को हम आउटपुट कहते हैं, और यह सूचना जिस युक्ति पर प्राप्त कर लेते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। सिंपल है इसका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम बता ही चुके आपको। क्लियर है, तो ये इसका आंसर तो आपको पता हो गया कि डी वाला होगा दूसरा का। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के मुख्य भाग है। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग में आपको 4 ऑप्शन दिया है, 6 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा कि 7 होगा, कितने भाग होगा इसका। तो इसका भाग होता है देखिए 6 होता है, 6। कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं अभी। ये कंप्यूटर के मुख्य भाग है 6। आपका यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन जेई का है, 2016 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन लिख कर रखे हैं, और जो हमारा संस्था से परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, वो भी आके यहाँ पर क्वेश्चन बताते हैं, उसको भी हम लोग नोट करके रखते हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं आपको। तो चलिए यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 हैं। तो 6 है, लेकिन कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। पहला होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, बता चुके हैं आपको। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इनपुट भी आपको बता चुके हैं, ये दूसरा हुआ भाग। आउटपुट ये तीसरा हुआ भाग। और एक देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनपुट डिवाइस पूछता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो जिस युक्ति के द्वारा हम कोई भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, तो जैसे अगर माउस की बात करें तो माउस भी हमारा क्या है, माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ओके, लाइट पेन क्या है, इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये आपका मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगा। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर होगा, प्रिंटर होगा, स्पीकर होगा, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस होता है। प्राइमरी मेमोरी चौथा भाग होगा। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम। तो रैम का पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम का पूरा नाम। ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इस सब का नाम याद रखिएगा। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, जो प्राइमरी मेमोरी के ही भाग होते हैं। जितने भी यहाँ पर बातें बताई जा रही हैं आप नोट करते रहिएगा, और ये तो किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछेगा, या ट्रिपल का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। ओके, अगला चलते हम लोग। अब यहाँ पे सबका तो नाम बता दिए। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को बोलते हैं। चलिए इसके बारे में अगर ज्यादा हम लोग चर्चा किए तो वीडियो लंबा होगा, आगे हम बढ़ते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी होता है, 5वां भाग होता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो भी आप पेन ड्राइव लगाते हैं या हार्ड डिस्क आपका लगा है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। द्वितीयक मेमोरी के प्रकार होते हैं। 6वां क्या होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब संचार डिवाइस। अब ये संचार डिवाइस कौन कौन से हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि NIC नेटवर्क वाला या मॉडेम लगाइए, आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। मॉडेम, राउटर, ये सब आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी वह डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से जोड़ती है, कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, संचार डिवाइस होती है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चौथा है कि निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कंप्यूटर से संबंधित हमारा नहीं है आपका आरआरबी कोलकाता लोको पायलट का क्वेश्चन है 2012 का। ठीक है, तो पहला दिया है सीपीयू, ये तो है आपको बता ही चुके हैं हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मदरबोर्ड ये भी है, हार्ड डिस्क ये भी होता है। द्वितीयक मेमोरी के प्रकार है हार्ड डिस्क, जिसमें सभी सूचनाएं स्टोर करके रखी जाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम की जो हार्ड डिस्क होती हैं, सभी प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। और एंथ्रोसाइट जो है ना, एंथ्रोसाइट आपका कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित नहीं है। क्यों कि यह देखिए क्या होता है कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, आरबीसी की गणना की जाती है किस लिए? रक्त कोशिकाओं को मापने के लिए आरबीसी की गणना कर दी जाती है, जिसे हम एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर से नहीं संबंधित है। मदरबोर्ड की बात करती क्या होता है कि चिप होता है जिसमें सब यूएसबी पोर्ट लगा होता है आपका, यानी जो रैम होता है आपका मदरबोर्ड में ही लगा होता है। मदरबोर्ड किस बोल सकते हैं कि सीपीयू का, यानी कंप्यूटर सिस्टम का बैकबोन है। यही सभी डिवाइस को कनेक्ट करके रखता है और जहां उचित होता है वहां पे बिजली को सप्लाई भी करता है मदरबोर्ड। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा और इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, डी वाला जो हम बता चुके हैं कि ये संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का क्वेश्चन होगा कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमन वेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका होगा ए वाला, ह्यूमन वेयर, यानी मानव। ह्यूमन मतलब मानव। और यहाँ फर्मवेयर क्या होता है? तो फर्मवेयर याद रखिएगा, ये फर्मवेयर होता है जो कंप्यूटर को चालू होते समय, यानी कंप्यूटर को कैसे चलना है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो भी आपको इंटरफेस दिखाई देता है, यानी फर्मवेयर एक आप सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर को कैसे चलाना है फर्मवेयर ही निर्धारित करता है। क्लियर है? अब देखते हैं हार्डवेयर बता चुके हैं आप लोग को। फ्रीवेयर देखिए ये होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिना पैसे के जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध होते हैं फ्रीवेयर कहलाते हैं। मतलब उसमें पैसा अगर बहुत नाम मात्र लिया जाता है या उसमें फ्री होता है तो उसी को हम लोग फ्रीवेयर बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं छठवां, कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है। बातें ध्यान से सुनिएगा कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखिएगा आरआरबी वाले। यहाँ पे है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि सक्षम है। पहला ऑप्शन दिया है कि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, कंप्यूटर को हैक करने में। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साक्षर बोला है, कंप्यूटर का विद्वान नहीं बोला है। साक्षर मतलब सिर्फ जानना चाहिए। तो कंप्यूटर को यहाँ पर देखिएगा आंसर क्या होगा कि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, अगर कोई व्यक्ति आवश्यक एप्लीकेशन को चला ले रहा है, जैसे MS वर्ड चला रहा सीख गया है, पावर पॉइंट सीख गया है, तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है तो उसको कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। अगर हम लोग एंटीवायरस की बात करें तो सॉफ्टवेयर बनाने में, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जाएगा, कंप्यूटर साक्षर नहीं होगा, ये मान लीजिए विद्वान ही हो जाएगा। प्रोग्राम लिखने में तो ये प्रोग्रामर का कार्य करेगा, कंप्यूटर साक्षर तो होगा लेकिन ये मतलब बहुत ऊंचे स्तर पे हो जाएगा आपका। कंप्यूटर को हैक करने में तो हैकर बन जाएगा। हमको सिर्फ पूछा है साक्षर, है ना, मतलब होता है ना कि पढ़े लिखे इंसान, तो कुछ जानकारी उसको नॉलेज होना चाहिए, तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में उसको जानकारी उसको होना चाहिए। तो यही आपका ए वाला आंसर होगा, आपको आंसर होगा ए वाला, आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहां पर आंसर देखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका आंसर होगा ए वाला। अब ये बायोस क्या होता है? तो इसके नाम से पता चल रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी जब कंप्यूटर को प्रारंभ किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो बायोस ही चेक करता है कि सभी हार्डवेयर उचित तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सभी हार्डवेयर हमारा उचित तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा बायोस ही चेक करता है। ठीक है, तो ये आपका यूपीपीसीएल ARO का 2018 का क्वेश्चन है कि बायोस का पूरा नाम क्या होता है। और बायोस के बारे में आपको हम बता दिए कि बायोस क्या करता है कि यह चेक करता है जो भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यह भी एक आपका सॉफ्टवेयर ही होता है बायोस। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि 8वां है, ये आपका यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। आपके कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें से संग्रहित किए जाते हैं। बूट मतलब जो कंप्यूटर प्रारंभ किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, उस समय जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं कि कंप्यूटर को कैसे ऑन होना है, कैसे ऑन होते समय कौन सा इंटरफेस दिखाई देगा। तो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश संग्रहित कौन करता है, तो हमारा स्टोर करता है बायोस ही स्टोर करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ही स्टोर करके रखता है। आंसर होगा सी वाला। रैम का पूरा नाम हम बता चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक रैम क्या होती है, रैम आपका एक अस्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें सूचना रखने के लिए पावर सप्लाई निरंतर बनाए रखना होता है। जबकि रोम क्या होती है, अगर रोम की बात करें तो रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, और रोम में आपको पावर सप्लाई बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जो डेटा स्टोर होती है पावर सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी उसमें स्टोर रहता है। क्लियर है, सीपीयू को बता ही चुके हैं। अब ये रजिस्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि रजिस्टर एक छोटी स्टोरेज डिवाइस होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि एएलयू का यहाँ पर पूरा नाम देख लीजिए, पहले इसको हम डिफाइन करना चाहेंगे थोड़ा विस्तृत। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और इस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य क्या होता है कि सभी गणितीय कार्य होते हैं सीपीयू का परफॉर्म करना, उसी को निष्पादित करना। अब इस एएलयू में जो हम लोग डाटा देते हैं या जो निर्देश देते हैं सीपीयू को, उसको स्टोर कौन करके रखेगा, तो उसमें छोटे छोटे बाइट बना के रखा जाता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो छोटे छोटे इस बाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, रजिस्टर। इसको रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा, रजिस्टर मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये एएलयू में छोटे छोटे स्टोर को यानी स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज को हम लोग बाइट में मापते हैं। जो बाइट बनी होती है उसको रजिस्टर कहते हैं। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन पे है, एक कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन है ना, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करेगा, ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2016 का। कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर का क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आपका SSC का भी एग्जाम हो तो ये मत समझिएगा ये तो सब कंपटीशन का एग्जाम वाला है। ये 4 आपको ऑप्शन डिफाइन कर रहा है ना, इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो नंबर को। तो नंबर तो 0 से 9 तक के फॉर्म में होता है, सिर्फ नंबर को थोड़ी परिवर्तित करेगा। ओके, डाटा इनपुट प्रोसेस, तो देखिए क्या करता है कि डाटा को कंप्यूटर क्या करता है ना कि डाटा को प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में बदल देता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों को हम लोग डाटा कहते हैं। ओके, आंसर आपका बी वाला होगा, आंसर बी वाला। तो डाटा किसे कहते हैं, तो अव्यवस्थित आंकड़ा है ना, आंकड़ा को हम डाटा कहते हैं। इनपुट बता चुके हैं आपको। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर ये होता है कि कंप्यूटर में जो भी हम निर्देश देते हैं, जो भी डाटा देते हैं, उसको संसाधित यानी प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेसर करता है। ठीक है, प्रोसेसर करता है, जो सीपीयू, जिसे सीपीयू भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और 10 वाला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर का। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, आपका एमपीपीएससी 2016 क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिएगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, संख्या को, चिन्ह को। तो सिर्फ संख्या को तो डेटा कहेंगे नहीं, है ना, चिन्ह को कि दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो दी गई जो सूचना हम लोग देते हैं ना, तो दी गई सूचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए किसी कक्षा में 12 विद्यार्थी है और 12 विद्यार्थी में 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं, तो आपको दी गई सूचना है ना, तो दी गई सूचना को हम लोग डेटा कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में जिसे डेटा कहते हैं। तो आपका आंसर कौन होगा, सी वाला। ठीक है, चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को, तो ये तो आपका चिन्ह और संख्यात्मक सूचना होगा जो 0 से 9 तक होगा, कोई भी चिन्ह होगा। तो डेटा मुख्यतः किसे कहेंगे, दी गई सूचनाओं को हम लोग डेटा कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर चिप्स का निर्माण किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कंप्यूटर चिप्स जो चिप होता है कि निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यूपीपी, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का क्वेश्चन है 2018 का। ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, आपको देखने को भी मिलेगा। जो वीडियो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आगे वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो हो जाएगा सेमीकंडक्टर।
ओके। और यहाँ पे चांदी, लोहा, सोना के बारे में आप लोग परिचित होंगे, ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट तो है नहीं। वैसे चांदी को हम बता सकते हैं कि सबसे विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर को हम बताना चाहेंगे। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अर्धचालक भी बोलते हैं, और इस सेमीकंडक्टर को अर्धचालक भी कहते हैं, जो चालक और अचालक के बीच की कड़ी होता है, मतलब सुचालक और कुचालक के बीच में के मध्य का भाग होता है सेमीकंडक्टर। ओके। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, उसी के स्थान पर ट्रांजिस्टर लाया गया, उस ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर को लगाया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, डी वाला होगा सेमीकंडक्टर। आंसर, राइट आंसर इसका डी वाला होगा। क्लियर है? ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित किया जाता है, भंडार किया जाता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडार किया जाता है? यूपीपीसीएस लोअर फर्स्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन है। तो भंडार किया जाता है ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, बाइनरी में। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऑक्टल जो संख्या होती है ना, 0 से लेकर 7 तक होती है, 0 से लेकर 7 तक होती है, जिससे हम लोग क्या, अगर 0 से 1 2 3 4 आप लिखे 7 तक तो 8 संख्या हो जाएगी। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। संख्या 0 से 7 तक होती है। हेक्साडेसिमल क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल जो होता है हम लोग लिखते हैं 0 से लेकर 15 तक। अगर संख्या इसमें देखेंगे आप लोग गिनेंगे तो इसमें अंक हो जाएंगे 16, तो इसीलिए हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है 16 होता है। डेसिमल जो होता है, डेसिमल को 0 से 9 तक हम लोग लिखते हैं, 0 से 9 तक। अगर इसमें काउंट करें तो इसमें संख्या 10 हो जाएगी। अगर बात करें इसमें तो बेस होगा इसका 10 आधार। ऑक्टल का बेस 8, संख्या बता दी आपको। हेक्साडेसिमल का 16, डेसिमल का बेस 10 होता है। बाइनरी का क्या होती है? 0 या 1 होता है, 0 या 1 होता है। और इसका बेस क्या होता है? 2, क्योंकि 2 ही संख्या होती है सिर्फ। अब देखिए इतना क्वेश्चन बना है, अब 5-6 क्वेश्चन बन गया, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हम बताएंगे आपको कि किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो बाइनरी रूप में स्टोर किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो ट्रांजिस्टर होता है सिर्फ 0 और 1 को समझता है, बाकी कोई भाषा नहीं समझेगा। ऑन और ऑफ को समझता है। 0 मतलब ऑफ, याद रखिएगा, ऑफ, OFF। और अगर बात करें 1 मतलब ऑन होता है। क्लियर है? इतना तो क्लियर है। इसका आंसर देख लीजिए क्या होता है? डी, बाइनरी होगा आंसर इसका। क्लियर है? ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 वाला क्वेश्चन हम लोग का है कि अपूर्ण तथ्य, डॉट डॉट दिया है खाली स्थान, अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि डॉट खाली स्थान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्लियर है? कॉमन सेंस लगाइएगा, ये आंसर हो जाएगा। यूबीआई कलर का क्वेश्चन है 2011-10 का, 2010 का क्वेश्चन है यूबीआई वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए खाली स्थान में क्या भरेंगे कि डॉट डॉट अपूर्ण तथ्य को बताता है जबकि डॉट डॉट खाली स्थान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सूचना, क्या सूचना रिपोर्ट होगा कि डाटा सूचना होगा कि सूचना बिट्स होगा कि रिकॉर्ड बाइट्स होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस कुछ लगाइएगा। देखिए क्या है कि यहाँ पे डाटा रखिए, डाटा, डाटा, ठीक है, डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है ना। डाटा अपूर्ण तथ्य को बताता है, अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, और जबकि जो सूचना होता है, सूचना हमारा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। प्रोसेस के बाद प्राप्त जो डाटा हमारा होता है उसे सूचना कहते हैं। हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा, डाटा और सूचना, ठीक है। ओके, सूचना। अब ये देखिए बिट्स कुछ अलग है। बिट्स किसे कहते हैं और बाइट्स किसे कहते हैं? तो बीट देखिए क्या होता है। बीट हम 0 या 1 जो है ना, 0 या 1 जो बाइनरी अभी हम लोग पढ़े हैं, 0 या 1 को हम लोग बिट्स बोलते हैं। 1 बिट 2 बिट, ऐसे 0 को 1 बिट, 1 को 1 बिट। बाइट्स क्या होता है कि इसी 8 बिट के समूह को बाइट बोलते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा कि 8 बिट जो बीट होता है, बीट के समूह को क्या बोल देते हैं? तो बाइट बोलते हैं। 8 बिट के समूह क्या बोलते हैं? बाइट बोल देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 14 वाला कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा का सामान्यतः क्या रूप होता है? इलाहाबाद बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा का सामान्यतः क्या रूप होता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि। मतलब अल्फा न्यूमेरिक डेटा का सामान्यतः क्या रूप होता है? अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपका कोई भी एबीसीडी यानी अल्फाबेट और न्यूमेरिक क्वेश्चन, अल्फाबेट और न्यूमेरिक नंबर,
डाटा को समझना क्या रूप होता है, तो नंबर भी होता है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होता है। तो नंबर भी होता है, आपका राइट आंसर बी वाला होगा। देखिएगा यहाँ पे राइट आंसर आपका दिया गया है, यहाँ पे राइट आंसर बी वाला होगा। नंबर और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर भी होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, है ना। वाक्य पैराग्राफ के बारे में आप लोग परिचित हैं, ग्राफिक और फिगर के बारे में परिचित है, मानव ध्वनि से भी परिचित हैं। इसके बारे में हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें। इसका आंसर देखिएगा नंबर और अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मतलब समझिएगा अल्फाबेट, न्यूमेरिक मतलब नंबर। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन है सिंडिकेट बैंक कलर का क्वेश्चन है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है। नॉन न्यूमेरिक भी इसमें मतलब कोई न्यूमेरिक डाटा नहीं है, तो नॉन न्यूमेरिक मतलब उसमें कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होना चाहिए। उदाहरण है तो कर्मचारी का पता, लेकिन कर्मचारी का पता लिखेंगे उसमें पिन कोड आ जाएगा। परीक्षा के अंक, ये तो पूरा ही पूरा क्या है, न्यूमेरिक है। बैंक का शेष मतलब, बैंक का शेष मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन करिए पैसा में, बैंक में तो पैसा ही लेन देन होगा तो उसमें दिया ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उदाहरण है नॉन न्यूमेरिक डाटा का, तो आंसर होगा आपका ये वाला डी वाला आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए ठीक है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन बनेगा कि नॉन न्यूमेरिक डाटा क्या हो सकता है। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा आपका ये हो सकता है जिसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू न हो, न्यूमेरिक वैल्यू न हो, ठीक है। तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू कौन नहीं हो सकता है, तो जैसे आपका यही पैराग्राफ हम लिख दिए हैं, है ना। किसी का अगर हम नाम सिर्फ लिखे तो उसे किसी का नाम में कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो आएगा नहीं, तो किसी का नाम में न्यूमेरिक वैल्यू है ना, नॉन न्यूमेरिक डाटा होगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कोई भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके अगले पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके मोटिवेशन कीजिएगा हमको, और अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ इसको भी कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। छोटी इकाई क्या है, तो ये तो आप लोग कहेंगे ये तो आसान है, लेकिन पूछ कैसे दिया आईएएस में। आसान है ना, नहीं पता रहता है तब भारी रहता है, पता हो जाता है तब तो आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका मान देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है बीट होता है। लेकिन बीट तो हो गया, लेकिन बीट यहाँ पे तो आंसर हो गया, ठीक है। अब बाइट क्यों नहीं हो सकता, निबल क्यों नहीं हो सकता, किलोबाइट क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो प्रश्न बनता है ना। आखिर बीट ही क्यों होता है, मेमोरी की माप की सबसे छोटी इकाई। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होता है, देखिएगा यहाँ पर एक एक को डिफाइन हम करना चाहेंगे कि बाइट क्या होता है। तो बाइट होता है 8 बीटों के समूह को, मतलब 8 यहाँ पर बीट लिख दीजिए, बाइनरी डिजिट 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया बाइट, है ना, ये तो 8 हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 बीटों के समूह को हम क्या कहते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या बोल देते हैं, अर्थात 8 बाइनरी अंक को हम लोग बोल देते हैं, एक बाइट बोल देते हैं, बनता है। किसी डेटा को बाइट में मापा जाता है, कोई भी डेटा को बाइट में मापा जाता है, ठीक है। किसी भी अक्षर या चिन्ह को कम से कम 1 बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निबल क्या होता है। तो निबल होता है 4 बीटों के समूह को, है ना। यहाँ पर 4 बीटों के समूह को क्या बोलते हैं, 4 बीटों के समूह को अर्थात 4 बाइनरी अंक को हम क्या बोल देते हैं, एक निबल बोल देते हैं। ये भी क्लियर है कि 4 बीटों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निबल बोलते हैं। क्लियर है। आगे अब देखते हैं, तो निबल हो गया। अब ये किलोबाइट क्या होता है। तो किलोबाइट होता है कि 1024 बाइट का समूह, अर्थात 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। सही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत लंबा हो गया ना। अब देखिए बाइट में क्या हुआ कि 8 बीट मिला के बन रहा है 1 बाइट। निबल में 4 बीट का समूह है और किलोबाइट में 1024 बाइटों का समूह हो जा रहा है, मतलब इसको मिला के 1024 ये किलोबाइट बन जा रहा है। तो सबसे छोटा क्या आ गया, तो सबसे छोटा बीट आ गया। यही तो पूछा है क्वेश्चन। बीट सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 या 0 में निरूपित किया जाता है। बन गया ना कि 1 या 0। अब इसमें 1 हो सकता है कोई, लेकिन इसमें तो 8 था, इसमें 4 बाइनरी अंक हो जा रहा था, इसीलिए क्या होगा कि आंसर हमारा राइट बीट होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, बीट होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अगले दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, ये भी आपको बता चुके हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ये जियोबाइट होता है। चलिए कैसे होगा, गीगाबाइट क्यों नहीं हो सकता, बीट क्यों नहीं हो सकता, निबल क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। गीगाबाइट देखिए यहाँ पर, यह किलोबाइट और मेगाबाइट से बड़ा होता है, मतलब केबी और एमबी से बड़ा होता है गीगाबाइट, ठीक है। यह 1024 एमबी के बराबर क्या होता है, गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट बराबर
1 गीगाबाइट होता है, जीबी होता है। चलिए इससे भी बड़ा कुछ होगा। अब तो ये वाला बीट दे रहा है, ये तो क्या है कि सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 0 और 1 के रूप में निरूपित किया जाता है। ये तो छोटा हो गया सबसे। लेवल क्या होता है, ये 4 बीटों का ही समूह है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जियो बाइट। ये जियो बाइट क्या है कि ये देखिए मेमोरी माप की सबसे बड़ी इकाई है। 1024 ब्रोटा बाइट बराबर 1 जियो बाइट होता है। यानी ब्रोटा बाइट क्या है कि ये दूसरे स्थान पे है सबसे बड़ा में, और उससे बड़ा जियो बाइट है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जियो बाइट हो गया। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 56 KB प्रति सेकेंड का प्रयोग कर 3 MB के फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिएगा फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। ओके, डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा, तो आपको ऑप्शन दिया है 89 सेकेंड, 55 सेकेंड, 25 सेकेंड, 50 सेकेंड। ओके, आंसर देखते हैं। 55 सेकेंड, ये कैसे होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 1 सेकेंड में डाउनलोड, 1 सेकेंड में डाउनलोड किया गया फाइल है ना। यहाँ पर स्पेस बीच में, ये सब स्पेस हट गया है। आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि 1 सेकेंड में डाउनलोड किया गया फाइल क्या होता है, 56 KB तो है यहाँ पर, 56 KB डाउनलोड हो रहा है ना, मतलब 56 KB यहाँ पर 1 सेकेंड में डाउनलोड कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि MB क्या होता है। अब ये भी ध्यान रखिए कि पूछा क्या है, छोटा पूछा है कि बड़ा पूछा है। मतलब MB से बड़ा क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा, TB हो जाएगा। लेकिन MB से छोटा में पूछ दिया, मतलब KB में पूछा है, तो निश्चित तौर पे हमको छोटा में जाना पड़ेगा नीचे। तो देखते हैं कि 1 MB का मान आखिर कितना होगा। 1 MB का मान, 1 KB का मान, मतलब जो भी दे 1 का मान ज्ञात करने की कोशिश करिएगा कि 1 का मान अगर ज्ञात हो जाए तो हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 MB का मान क्या होता है, 1024 KB होता है। क्लियर है, ये तो होता है, हम लोग याद कर चुके हैं, तो ठीक है। 3 MB का मान कितना होगा, तो 3 MB का गुणा कर दीजिए। इधर भी 3 से गुणा किए तो बराबर का नियम कहता है कि दोनों ओर गुणा करिए, एक ओर से नहीं होगा, है ना। इधर 3 दे रहे हैं तो इधर भी 3 दीजिए। ओके, तो 3 MB, तो 3 का इधर गुणा करिए, दोनों ओर गुणा करिए, तो 3072 KB हो गया। अब ये देखिए कि क्या हो रहा है कि 56 KB 1 सेकंड में, 56 KB 1 सेकंड में, तो 372 KB कितने सेकंड में। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग कर दीजिए सीधा सीधा। कि 3072 में 56 का भाग करिए तो 54.85 कुछ समथिंग आएगा लगभग। तो इसको नियर अबाउट 55 सेकेंड मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग का B वाला आंसर सही होगा। क्लियर है। ओके, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में S या नो लिखिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर का सामान्य अर्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ KB और GB का बता दीजिए। तो ये तो आप लोग बता ही देंगे, है ना, क्योंकि इतना अच्छे से चर्चा किया गया, अध्ययन किया गया है आगे इस वीडियो में। तो क्या होता है KB मतलब किलोबाइट, GB मतलब गीगाबाइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, B, किलोबाइट और गीगाबाइट। ऑप्शन कौन सा होगा, B वाला। KB मतलब किलोबाइट और GB मतलब गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011, IBPS PO 2011। मतलब ये तो सबके लिए फेवरेट है, ये क्या हो गया, सब में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि इसका हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये भी याद रखिएगा कि 1 KB मतलब किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। 1 GB मतलब गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। 1 जियोबाइट बराबर क्या होता है कि 1024 ब्रोंटोबाइट होता है। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट में मापी जाती है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट में मापी जाती है। 1 बाइट बना होता है। अब लीजिए 1 बाइट किससे बना होता है, तो 1 बाइट हम कहेंगे 8 बाइनरी अंक से। देखते हैं 8 ऑक्टल अंक से, अच्छा 5 बाइनरी अंक से, 8 दशमलव अंक से, कौन सा होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 8 बाइनरी अंक से, 8 बाइनरी अंक से एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट में मापी जाती है। बाइट हमारा कैसे बनता है, तो बाइट तो 8 बीटों का समूह ही होता है ना, तो 8 तो बाइनरी अंक हो जाएगा ना, 8 बाइनरी अंक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका व्याख्या कि बाइनरी अंक क्या होता है, ऑक्टल अंक, और डेसिमल अंक क्या होता है, दशमलव अंक। तो सबसे पहले बाइनरी अंक को ही देख लेते हैं कि बाइनरी अंक क्या होता है। कंप्यूटर गणना करने के लिए केवल 2 संख्या 0 और 1 का प्रयोग करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर केवल 0 और 1 को, कि ट्रांजिस्टर इसका सिर्फ समझता है क्या, 0 1,
और कोई संख्या नहीं समझेगा। आप कहेंगे क लिखो तो क लिखेगा नहीं, वो समझेगा 0 या 1 के फॉर्म में ही समझेगा, है ना। अब यहाँ पे कंप्यूटर गणना करने के लिए केवल 0 या 1 का प्रयोग करता है। जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा कि ऑन और ऑफ की दो स्थितियों का संकेतात्मक मान है 1 और 0 को बाइनरी संख्या कहते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि बाइनरी अंक का बेस कितना होता है, तो 2 होता है। याद रखिएगा बाइनरी अंक का बेस क्या होता है, तो 2 होता है, ठीक है। ऑक्टल अंक देखते हैं कि ऑक्टल अंक क्या होता है। ऑक्टल अंक के बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्टल अंक क्या होता है। ऑक्टल अंक संख्या पद्धति में 0 से 7 तक की संख्या होती है, इसलिए इस संख्या का आधार क्या होता है, 8 होता है। इसलिए संख्या का आधार क्या होता है, तो इस संख्या का आधार हो जाता है 8 होता है, ठीक है। और इस संख्या का आधार 8 हो गया, मतलब 0 से 7 तक की संख्या, 0 से 7 तक की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए इस संख्या को काउंट करिए तो कितना हो जाएगा, अंक 8 हो जाएगा। इसीलिए इसका आधार क्या होगा, 8 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डेसिमल अंक, डेसिमल नंबर। डेसिमल अंक क्या होता है, तो डेसिमल अंक को देखते हैं। दशमलव संख्या पद्धति में 0 से 9 तक की संख्या होती है और इसीलिए इस संख्या का आधार 10 होता है। 0 से 9 तक की संख्या लिख दीजिए, पूर्ण संख्या। 0 से 9 तक की संख्या, 0 से 9 तक की संख्या लिख दिए, इसको काउंट कर लीजिए, यही इसका आधार बन जाता है 10। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सब बहुत अच्छे से क्लियर होता होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने अपने 5 वर्ष का कंप्यूटर क्षेत्र में एक्सपीरियंस देने का कोशिश किया है और अपने नॉलेज को आपके साथ साझा करने की कोशिश किया है। ओके, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और उसको भी देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। एंड कंप्यूटर एग्जाम, बेसिक कंप्यूटर एग्जाम का क्वेश्चन है ये। CCC 2019 फरवरी साइकिल, मतलब फरवरी में पूछा गया था 19 में। निम्न में से मेमोरी के मापन की इकाई नहीं है। अब इकाई नहीं है पूछा है, तो आप लोग को पता है कि बाइट, हाँ बाइट तो है, निबल, निबल भी है, किलोबाइट, किलोबाइट भी है, केबी बोला जाता है इसको, किलोग्राम, हाँ किलोग्राम नहीं है, आंसर क्या होगा, किलोग्राम। क्लियर है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं कि बाइट, निबल, किलोबाइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाइट क्या होता है, 8 बीटों का समूह होता है। याद रखिएगा, बार बार इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे, है ना, कि 8 बीटों का समूह होता है, अर्थात 8 बाइनरी अंक। ओके, 8 बाइनरी अंक लिखा गया है, को मिलाकर 1 बाइट बनता है। किसी डेटा को बाइट में मापा जाता है, किसी भी अक्षर या चिन्ह को कम से कम क्या होता है, 1 बाइट, 1 बाइट की आवश्यकता होती है, 1 बाइट की आवश्यकता होती है। ओके, कम से कम क्या होता है, 1 बाइट की आवश्यकता होती है, 1 बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला निबल क्या होता है कि 4 बीटों का समूह होता है, 4 बाइनरी अंक 1010 को मिलाकर 1 निबल बनता है। किलोबाइट क्या होता है कि 1024 बाइट का समूह होता है, 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। अब आगे बीट के बारे में चर्चा की जाए तो सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 या 0 के रूप में निरूपित किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मेमोरी की मापन की इकाई का बढ़ता क्रम या कथन नहीं है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, पूछ रहा है क्या, मेमोरी की मापन की इकाई का बढ़ता क्रम या कथन नहीं है। ओके, अब ये नहीं कि पहला क्वेश्चन को देख लीजिएगा ऑप्शन को और बोलिएगा बीट, निबल, बाइट के भी तो बढ़ता हुआ क्रम है, आंसर है ये नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, बोल रहा है क्रम या कथन क्या है, नहीं है। तो नहीं है क्या, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। तो देखने के लिए क्या, आपको ये तो याद रखना पड़ेगा ना, आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब सही है। जैसे यहाँ पर देखिएगा बढ़ता हुआ क्रम क्या है कि बीट है, हाँ बीट है, बीट के बाद निबल है, ठीक है, बाइट है, ठीक है, के भी है, ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। आगे बढ़े, MB के बाद GB है, हाँ GB बढ़ता हुआ क्रम है, TB है, TB बड़ा है, हाँ PB के बाद PB भी बड़ा है, एक्साबाइट, एक्साबाइट भी बड़ा है, जेट्टाबाइट, हाँ जेट्टाबाइट भी है, योट्टाबाइट, ब्रोट्टाबाइट है ना, ब्रोट्टाबाइट, जियोबाइट, ये ठीक है सब। तो क्या है, क्रम नहीं है। तो इनमें से तो सभी है ना, आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर ऑल देता तो आंसर आपका क्या हो जाता, ऑल हो जाता। ओके, तो क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा, कैसे पूछ रहा है उसको समझिएगा। और ये देखिए, ये CCC का क्वेश्चन है, इतना घुमा के पूछा। CCC 19 फरवरी 19 का ही है कंप्यूटर एग्जाम, और IBPS क्लर्क में भी पूछा है, ये 2021 का क्वेश्चन है, सॉरी 2011 क्वेश्चन है, 21 का नहीं, 21 कहाँ से आएगा, क्लर्क 2011 क्वेश्चन है, ठीक है ना।
IBPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से 8वां क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। ओके, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। अब हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे ना, मेमोरी यूनिट, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार हैं। वैसे तो हम जर्नल आपको बता चुके हैं कि जर्नल इतने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा निम्न में से मेमोरी कौन सी प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। तो रैम है, SRAM है, रोम है, क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM भी होता है, रोम भी होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है आखिर। ठीक है, अब देखिए रैम क्या होता है। आंसर तो हमको पता चल गया कि इनमें से सभी होगा, प्राइमरी मेमोरी सभी है ना। रैम और रोम को मिलाकर प्राइमरी मेमोरी को बनाया जाता है। और रैम कई प्रकार क्या है, SRAM है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा रैम क्या होता है आखिर यार। तो रैम क्या होगा, यह प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी प्रकार मतलब आंतरिक मेमोरी का प्रकार है, मेन मेमोरी का प्रकार है, जो मेटल ऑक्साइड MOS का बना होता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है ना। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है, कि जब भी आप कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो रैम में रखी सूचना सभी समाप्त हो जाती है। इसीलिए रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है। क्लियर है। ओके, बी वाला देखिए क्या है कि SRAM। SRAM क्या होता है कि यह प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। यह भी प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है, यह रैम का ही एक भाग है और रैम से अधिक क्रियाशील है। रैम से क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्यों, कि देखिए रैम जो SRAM होता है ना हम लोग का, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। DRAM होता है, DRAM को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसका चर्चा हम DRAM और SRAM का अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मेमोरी के मेमोरी यूनिट में। ठीक है, DRAM क्या होता है, DRAM को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन SRAM को बार बार रिफ्रेश करना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि यह मेमोरी रैम और DRAM से अधिक क्रियाशील होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी है। क्लियर है। अब रोम के बारे में चर्चा करते हैं कि यह प्राइमरी मेमोरी के प्रकार तो है भाई, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, लेकिन इसका पूरा नाम अब हम पहले शुरू में जब वीडियो स्टार्टिंग में आपको पूरा नाम भी बता चुके हैं कि इसका नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्राइमरी मेमोरी कई प्रकार है। रोम में उपस्थित सभी सूचनाएं क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है, क्योंकि कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो भी रोम में रखा सूचना समाप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल लीजिए, मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल में देखिए, मोबाइल में क्या है, अगर आप कोई इमेज ले लिए, कोई इमेज है आपके पास, उस इमेज के बाद, इमेज लेने के बाद मोबाइल आप बंद कर दीजिए, इमेज डिलीट थोड़ी होता है। रोम में रखा डेटा आपका समाप्त नहीं होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, और रोम आगे क्या होता है विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है। टेराबाइट, तो टेराबाइट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेगाबाइट, मेगाबाइट, बीट, गीगाबाइट। आंसर देखते हैं, गीगाबाइट। क्यों गीगाबाइट, कि आप लोग रैम को देख रहे हैं कि रैम है ना, जनरली आप लोग क्या प्रयोग करते हैं रैम में, कि हाँ 1 GB रैम है। रैम में क्या प्रयोग करते हैं कि 1 GB रैम है। तो 1 GB रैम जब है हमारा, तो 1 GB, जीबी क्या है, जीबी आपका है गीगाबाइट। गीगाबाइट तो कोई बोलता है 2 GB रैम है। तो निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है, तो 1 GB जीबी है। जीबी तो गीगाबाइट, इसका क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। आंसर क्या होगा, गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं कि ये टेराबाइट, मेगाबाइट, बीट, गीगाबाइट ये सब है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से बताना इसलिए चाह रहे हैं आपको कि आप लोग भूले ना, एग्जाम में आंसर करके आएँ। और ये पूरा अगर वीडियो आप देख लेंगे, इसमें तो अभी 15+ क्वेश्चन है, और आप लोग क्या करिएगा, ये देखिए सभी क्वेश्चन सभी सेट से लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ये देखिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2012 क्वेश्चन है, CCC का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही होता है, जो CCC रहता है ये भी कोई आम बात नहीं है ना। आप लोग कहेंगे CCC में ऐसा क्वेश्चन SBI का पूछेगा, तो हाँ पूछता ही है, CCC कोई आम बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। ओके, अब देखिए टेराबाइट,
1 टेराबाइट तो यहाँ पर 1024 गीगाबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट बराबर 1 TB होता है ना। 1 TB का मान 1024 गीगाबाइट GB होता है। ओके, 1 MB का मान क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। 1 बीट, अगर बीट की बात करें तो सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 और 0 के रूप में निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर 4 बीट बराबर क्या हो जाता है कि 1 निबल होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बाइनरी अंक। ये क्या होता है हम लोग का? बाइनरी अंक। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाइनरी अंक कैसे होता है कि नीचे हम लोग 2 लिख देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? बाइनरी अंक बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये तो हम लिख दिए हैं कि बाइनरी अंक आपको दिखाने के लिए ये है बाइनरी अंक, क्योंकि बाइनरी अंक में 1 और 0 के अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है ना। अब आप लोग कहेंगे कि 2 और 1 ये बाइनरी अंक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 1 और 0 होता है। ठीक है, चलिए ओके, क्लियर है। 1 GB का मान क्या होगा? तो 1 GB मतलब 1024 मेगाबाइट। 1 GB का मान क्या होगा? 1024 MB होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, 1 GB का मान किलोबाइट में कितना होगा? आप लीजिए, 1 GB का मान तो हम लोग याद किया है, अभी 1 GB का मान तो हम लोग पढ़े हैं अभी। 1 GB का मान क्या होता है? 1024, क्या 1024 तो हम लोग का MB हो जाता है, हम लोग याद किया है। अब ये क्या होगा? किलोबाइट में क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, आगे इसको देखते हैं हम लोग। तो 1 GB का मान किलोबाइट में कितना होगा? ये सब ऑप्शन आपको दिया गया, 20, 48, 50, 54, 85, 76, 10, 48, 576, 1024 TB। आंसर कौन सा होगा? आंसर को पहले हम देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। अब लीजिए 10,48,576 KB, किलोबाइट में पूछा है ना। चलिए, अब किलोबाइट में पूछा है तो ये वाला ऑप्शन को आप लोग क्या करिएगा? नहीं, इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि किलोबाइट में पूछा है ना। तो किलोबाइट में ही मान होगा ना, टीबी में थोड़ी आएगा। अब ये 3 ऑप्शन को चेक करिएगा, 3 ऑप्शन में हम लोग का आंसर क्या बन रहा है? 10,48,576। अब ये कैसे बन रहा है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि चलिए ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग कि 1 GB का मान कितना होता है? 1024 MB होता है ना। 1 GB का मान 1024 MB तो पता है हमको, हम लोग याद किए हैं। ठीक है, अगर अब बात करें कि 1 MB का मान आखिर कितना होता है ना। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है आखिर? जीबी का मान पूछा है किसमें? किलोबाइट में। क्या बड़ा से छोटा पूछा है? बड़ा से छोटा पूछा है, तो हमको छोटा में ही जाना है। अगर छोटा से बड़ा पूछता है तो हमको बड़ा में जाना होता है। ओके, हमको क्या पूछा है कि जीबी में पूछा है किलोबाइट, तो बड़ा से छोटा पूछा है तो छोटे में ही आते हैं ना। अब 1 GB बराबर छोटा होगा, इससे 1 GB का मान 1024 MB। अब 1024 MB, अब इसका छोटा करते हैं तो 1 MB का मान पता चले हमको। 1 MB का मान कितना होता है? 1024 KB। अब ये तो ठीक है, 1024 KB है ना। क्लियर है इतना? 1 MB का मान 1024 KB होता है। आगे बढ़े, चलिए 1 MB का मान 1024 KB होता है ना, उसी प्रकार आप बता दीजिए 1024 MB का मान आखिर कितना होगा। 1024 MB का मान ज्ञात करने के लिए आप 1024 में 1 MB से गुणा, 1 MB में गुणा करेंगे 1024 से। अगर एक और करेंगे तो मतलब दूसरी ओर करना पड़ेगा आपको। गुणा तो कर दिए, चलिए गुणा तो हमने कर दिया, 1024 गुणे 1024 KB। अब इसका मान देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 MB बराबर 10,48,576। आंसर हो गया, क्या हो गया? 10,48,576 KB। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? 10,48,576 KB। यही आंसर आपका सही होगा। आशा करता हूँ क्लियर होगा, है ना। ओके, बशर्ते आप लोग जो मान है उसका 1 GB बराबर कितना होगा, 1 KB बराबर मान कितना होगा। ओके, 1 KB का मान बाइट में कितना होगा, इस जो मानक रूप है ना, उस मानक रूप को आप याद रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका CCC का है ना, CCC एंड बेसिक कंप्यूटर एग्जाम का है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक नहीं है? स्मृति का मात्रक नहीं है। ओके, तो स्मृति का मतलब वही स्टोरेज, मेमोरी का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी का मात्रक नहीं है? स्मृति। ओके, अब देखते हैं, मेगाबाइट ये तो होता ही है, मेगाबाइट तो होता ही है, पेटाबाइट ये भी होता है, जेटाबाइट ये भी होता है, यानी ये तो तीनों हो जाएगा। तो होगा कौन? नहीं होगा कौन? ये तो तीनों हो जाएगा, नहीं होगा किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम को हम भार थोड़ी मापना, हमको तो मेमोरी की माप की इकाई मापना है ना। चलिए, आंसर इसलिए क्या होगा? आंसर किलोग्राम इसका होगा। आंसर क्लियर है? अब देखते हैं कि मेगाबाइट क्या होगा। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे, इसको याद रखिएगा जरूर।
1024 KB का मान 1 MB होता है। 1024 KB का मान कितना होता है? 1 MB मेगाबाइट। 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट। 1024 KB बराबर 1 किलोबाइट। और ऐसे याद रखिए कि आप लोग सोते रहें तब भी बोल दें कि हाँ कोई पूछेगा 1024 KB का मान 1 मेगाबाइट। क्लियर है? 1024 एक्साबाइट का मान 1 जेटाबाइट होता है। ये भी क्लियर है? ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है? अब देखिए ये पूछ दिया मेमोरी से। क्वेश्चन क्या है? ट्रिपल सी 2018 का, दिल्ली पुलिस 2018-14 का है ना। तो दिल्ली पुलिस 2018 और 14 में पूछा है, दोनों में ही पूछा है। यहाँ पर देखिएगा, और ये वीडियो तो सभी के लिए नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ट्रिपल सी, बेसिक कंप्यूटर, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर का सिलेबस होता है, सब में पूछता है। ठीक है ना। अब ये तो जो मेमोरी की माप की इकाई है और मेमोरी, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है इसका। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं अगला। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है? नहीं है पूछा कि स्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है। अब हम देखते हैं कि रोम है तो रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है? स्टोरेज का अस्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो नहीं है मतलब अस्थायी होगा। ठीक है, तो रोम तो भी स्थायी है ना, रोम तो स्थायी है आपका। पी रोम भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है, ये भी होता है। ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो इसका भी डेटा समाप्त नहीं होता है। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा, रैम का। आंसर कौन सा होगा? रैम का। क्यों कि इसका पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। क्यों कि रैम में रखा डेटा या सूचना कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो इसमें रखा डेटा या सूचना समाप्त हो जाता है। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर, चलिए ठीक है एक्सप्लेन करते हैं इसका कि रैम ही क्यों होगा और दूसरा नहीं होगा। नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होगा। हम लोग रैम के बारे में पढ़े हैं आगे इस वीडियो में, इसके पूरे नाम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या नाम होता है? रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम का होता है। प्रोग्रामेबल रीड है ना, ओ का ओनली मेमोरी। यहाँ पर ओ आप लोग ओनली लिख लीजिएगा, ओनली 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 मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पर ओनली को लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर, डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है? मतलब क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा, ये समझिएगा क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा। क्लियर है? यहाँ पर हम यहाँ पे डाटा को इरेज कर देते हैं। डाटा यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर पर क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा, डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है? इलाहाबाद बैंक क्लर्क का 2011 क्वेश्चन है। तो किस रूप में डिजिटल कंप्यूटर पर किस रूप में डेटा स्टोर किया जाता है? आगे हम इसी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिद्धांत पर कार्य करता है, 0 1 पे कार्य करता है। तो डिजिटल डाटा किस रूप में स्टोर किया जाएगा? एनालॉग में? नहीं तो हाइब्रिड में? ये भी नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ये भी तो नहीं होगा। होगा तो डिजिटल डाटा होगा ना। आंसर कौन सा होगा? डिजिटल डाटा। आंसर कौन सा होगा? डिजिटल डाटा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं एनालॉग क्या होगा, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ये सब क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा क्या है कि वह डाटा जिसमें भौतिक मात्राओं जैसे दाब ताप, ठीक है, वह डाटा जिसमें भौतिक मात्राओं जैसे दाब ताप तथा लंबाई को मापकर अंकों में प्राप्त डेटा को प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग डाटा बोलते हैं। ये तो क्लियर है। मतलब क्या, आप दाब को माप लिए, ताप को माप लिए, लंबाई को माप लिए, ठीक है माप लिए। अब इसको अंकों में प्रदर्शित तो करा किया जाए। अंकों में प्रदर्शित कौन करेगा? एनालॉग डाटा बोल दिया जाता है उसको, एनालॉग कंप्यूटर करता है। तो ये क्या हुआ? एनालॉग कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करेगा उसको एनालॉग डाटा बोल देते हैं। ठीक है, डिजिटल डाटा क्या होता है? वह डाटा जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए बाइनरी डिजिटों का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी डिजिट क्या? 1 या 0 है ना। एकदम रट लीजिए आप लोग, सोते हुए भी बोलिए कि हाँ ये होगा आंसर। ओके, चलिए अब क्या होगा? डिजिटल डाटा, इसमें क्या होता है? वह डाटा जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए बाइनरी डिजिटों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बीट का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए ये डिजिटल डाटा हुआ। हाइब्रिड डाटा क्या होता है?
तो हाइब्रिड डाटा वो होता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को सम्मिलित किया जाता है, उसे क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड डाटा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का भी यही रूल है, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों को गुण को सम्मिलित करके यानी मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, चलिए इस पर वीडियो बनाया जाएगा। जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि इतना अच्छे से वीडियो आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाँ समझ में आया कि हाँ मेमोरी की माप की इकाई अब हमारे मुट्ठी में है, कोई क्वेश्चन इस यहाँ से अब छूटने वाला नहीं है। तो इसीलिए यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, है ना, क्योंकि अगला वीडियो को जब अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को निम्न में से किस में मापी जाती है, आप देखिए। अब बाइट में देखते हैं आंसर इसका, बाइट में तो नहीं, निबल में तो नहीं, किलोबाइट में नहीं, तो मापा जाता है किस में, बीट्स में ना। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापी जाती है, तो बीट में। ओके, अब यहाँ पर बीट्स क्यों है, क्योंकि देखिए कोई भी आपको शब्द की लंबाई 1 या 0, ओके, कंप्यूटर क्या समझता है, 1 या 0 ही समझता है। तो 1 या 0 समझ रहा है, तो कोई भी कुछ भी अगर इनपुट करिए आप, तो 1 या 0 के फॉर्म में समझ रहा है, तो नापेगा किस में, समझेगा उसी में नापेगा ना, 1 या 0 में नाप रहा है। ठीक है, और बाइट क्या है, किसी भी शब्द के लिए एक स्पेस की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको बाइट बोल दिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बिट्स। आंसर क्या होगा इसका, बिट्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एक्सप्लेन करते हैं। बाइट, बाइट क्या होता है ना, यहाँ पर 8 बीटों के समूह होता है, अर्थात 8 बाइनरी अंक को मिलाकर एक बाइट बनता है, एक बाइट बनता है। किसी डेटा को बाइट में मापा जाता है, किसी भी अक्षर या चिन्ह को कम से कम एक बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। एक बाइट स्पेस की आवश्यकता क्या होती है, उसको एक बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब होता है निबल। अब निबल क्या होता है कि यह 4 बीटों का समूह होता है, 4 बाइनरी अंक 1 0 1 0 2 को मिलाकर एक निबल बनता है। ओके, किलोबाइट क्या होता है कि 1024 बाइट का समूह होता है, अर्थात 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। ये भी क्लियर है। बिट्स क्या होता है, यह सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 या 0 में निरूपित किया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये भी क्वेश्चन आपका CCC फरवरी, ओके, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम 2014 का है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1001 जो 4 बीटों का समूह है क्या कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि 4 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है, बाइट। ना, ये नहीं होगा। निबल, हाँ इसको तो कहा जाता है। किलोबाइट, ये भी नहीं होगा। बिट्स होगा, हाँ नहीं होगा, ये तो 4 को बीटे हो गया इसमें, ये कहाँ से होगा। आंसर क्या होगा, बीट होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका निबल। ओके, आंसर होगा आपका निबल। अब निबल क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, वही है एक्सप्लेन बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, बिट्स क्या होता है। क्लियर है, ठीक है। तो 8 बीटों के समूह को हम लोग बाइट बोल देते हैं, 4 बीटों के समूह को निबल बोल देते हैं, 1024 बाइटों के समूह को किलोबाइट बोल देते हैं, और 1 या 0 को हम लोग बिट्स बोल देते हैं। क्लियर है, एस या नो, क्लियर है। चलिए एस या नो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा इस वीडियो में क्या है कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1024 KB का मान बीट में आखिर कितना होगा, बीट में कितना होगा। CCC 2018 क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम। ओके ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम, ये भी 2018 क्वेश्चन ही है, 2018 का ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि 1024 KB का मान बीट में कितना होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि 1024 KB का मान बीट में कितना होगा। अब तो हम लोग 1024 का मान यहाँ पर KB MB में बता सकते हैं, क्योंकि याद किया है ना हम लोग, 1 MB बराबर 1024 KB। चलिए ठीक है, बशर्ते आपको ये याद है ना, ये इसका कंट्रोलिंग पावर तो याद है ना, ये कंट्रोलिंग पावर है इसका, इसको याद नहीं करेंगे तो बशर्ते अब नहीं, मानक रूप आपको याद करना पड़ेगा। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग आंसर क्या होता है। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, 83 88 608। 83 कौन सा है,
83 88 608, 83 88 608, 83 88 608। अब क्या होगा, ये तो दो दे दिया है। अब आप लोग कहेंगे 83, यहाँ पर 83 88 608, 83 88 608 कौन सा होगा, लेकिन पूछा क्या है, बीट पूछा है, तो आंसर कौन सा होगा, बीट में ही होगा, केबी में नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, केबी में नहीं होगा, क्योंकि केबी में तो यहाँ पर बोला ही है कि 1024 केबी का मान बताओ, तो 1024 केबी का मान इतना थोड़ी हो जाएगा, है ना। क्लियर है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 1 केबी का मान हमको 1024 केबी का मान तो 1 MB पता है, ठीक है ना, 1024 केबी बराबर 1 MB होता है तो पता है। अब हम कहेंगे कि 1 केबी का मान पता चल जाए, 1 केबी का मान कितना होता है 1024 बाइट। क्लियर है इतना, 1 केबी का मान 1024 बाइट होता है, ये भी हमको याद है, ओके याद है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाइट बराबर 8 बीट, ये भी याद है ना। 1024 बाइट तो हमको याद है ना, 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, 1 केबी होता है। मतलब आप छोटा से छोटा अगर मान ज्ञात कर लेंगे, मतलब एक बार 1 केबी का मान ज्ञात करिए, 1 बाइट का मान ज्ञात करिए, 1 बीट का मान ज्ञात कर लेंगे, तो जितना ही पूछो उसका आंसर तो पता चल जाएगा। 1 केबी बराबर 1024 बाइट, तो ये हमको याद है, ठीक है। 1024 बाइट बराबर, अब यहाँ पर देखिए 1024 बाइट है ना, अब हम कहेंगे कि चलो 1 बाइट का भी मान तो हमको याद है ना, 1 बाइट का मान क्या होता है, 8 बीट होता है, 8 बीट होता है ना। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हमको याद है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बाइट का मान आपको याद है ना, 1024 बाइट का मान बता दीजिए। 1024 बाइट का मान इधर 1024 से गुणा किए हैं, है ना, इधर भी 1024 से गुणा करिए। बराबर का नियम यही कहता है ना कि दोनों और गुणा करिए, आप जब एक और कर रहे हैं तो दोनों और करिए। 1024 से इधर गुणा, 1024 से इधर गुणा भी कर दीजिए, 1024 से दोनों और गुणा। जब दोनों और गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 गुणा 1024, 1024 हो ही गया। 1 केबी का मान 8192, ओके, 8192 बीट 1 केबी का मान आया, लेकिन निकालना किसको है, 1024 केबी का मान, है ना। 1 केबी का मान तो पता ही चल गया ना। अब 1024 से दोनों और गुणा करिए, वैसे दोनों और गुणा हम कर देते हैं, तब 1024 से 1 केबी में गुणा करिए, दोनों और गुणा करिए, इधर भी करिए। 1024 केबी बराबर 83 88 608, ओके क्लियर है। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ये जो भी कंप्यूटर एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, ट्रिपल-सी हैं, बेसिक कंप्यूटर या कोई भी एग्जाम उनका हो, कोई भी एग्जाम, ट्रिपल-सी या कंपटीशन एग्जाम हो, या कंप्यूटर अभी पढ़ रहे हैं या बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, या कोई भी लेवल उनका हो, ओ लेवल, BCA, MCA जो भी हो, अगर इसके बारे में नॉलेज आपको नहीं है, ये बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है ना। आप MCA BCA लाख कर लीजिए, जब तक आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा, कंप्यूटर सीखना आपका बेकार है, कंप्यूटर पढ़ना आपका बेकार है, क्या। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। और आगे आपके प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिया गया है, और सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अलग अलग सेट से लिया गया है, और इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपने आप का आकलन करिएगा, और इस 10